आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर पल हमारे आसपास मौजूद है। बिल्कुल हर पल हर जगह एक ऐसा अदृश्य बल जो हर गति का विरोध करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बिना हमारा चलना फिरना या कोई भी काम करना मतलब पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। एकदम सही कहा। हमारे सामने आज कुछ बहुत ही बेहतरीन और विस्तृत सामग्रियां हैं। हाँ, टॉपर की नोटबुक और वो फ्रिक्शन स्टडी नोट्स। हाँ वही, इनमें विज्ञान के सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। तो इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है कि हम उस अदृश्य बल को समझें जिसे हम घर्षण कहते हैं। बिल्कुल, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बल आखिर काम कैसे करता है और इंसान ने कैसे इसे अपने फायदे के लिए नियंत्रित करना सीख लिया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर ये एक विरोधी बल है। जब भी दो सतहें संपर्क में होती हैं और उनके बीच कोई सापेक्ष गति होने की कोशिश होती है तो घर्षण तुरंत सक्रिय हो जाता है। और इसका एक बहुत ही पक्का उसूल है कि ये हमेशा गति या लगाए गए बल की विपरीत दिशा में काम करता है ना? एकदम सही। अगर कोई भारी वस्तु दाईं ओर खिसकने की कोशिश कर रही है तो घर्षण बाईं ओर से उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब ये असल में पैदा क्यों होता है? हाँ, यह सबसे दिलचस्प बात यही है। अक्सर जब हम किसी सतह को देखते हैं, जैसे कोई कांच की मेज हो या एक नई पॉलिश की हुई संगमरमर की टाइल, तो वो हमें पूरी तरह से चिकनी लगती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उस पर कोई भी चीज आसानी से फिसल सकती है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से वास्तविकता कुछ और ही है। हाँ, हमारी अध्ययन सामग्रियों में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है कि इस दुनिया में कोई भी सतह 100% चिकनी नहीं होती। कोई भी नहीं। यानी जो कांच हमें शीशे जैसा एकदम चिकना लगता है वो भी असल में खुरदुरा है। मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल। अगर उसी चिकनी दिखने वाली सतह को एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाए तो कहानी एकदम बदल जाती है। क्या दिखता है उसमें? हमें पता चलेगा कि हर सतह पर छोटे छोटे उठाव और गड्ढे होते हैं। एक तरह की अनियमितताएं होती हैं जो नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं दिखती। अब अगर कल्पना की जाए कि जब दो ऐसी सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो क्या होता होगा? एक सतह के सूक्ष्म गड्ढे दूसरी सतह के सूक्ष्म उठाव में जाकर बुरी तरह फंस जाते हैं। अच्छा। विज्ञान की भाषा में इसे अंतःबंधन या इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग। तो किसी भी रुकी हुई चीज को गति में लाने के लिए हमें सबसे पहले इसी इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ता है। एकदम सही। और यही सीधा सा कारण है कि सतह जितनी ज्यादा खुरदुरी होगी ये अंतबंधन उतना ही मजबूत होगा और परिणाम स्वरूप घर्षण बल भी उतना ही अधिक हो जाएगा। बिल्कुल। ये अंतःबंधन वाला उदाहरण तो एकदम वैसा ही है जैसे दो हाथों की उंगलियों को आपस में मजबूती से फंसा लिया गया हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। जब उंगलियां फंसी हों तो हाथों को अलग खींचना कितना मुश्किल होता है। अब जब हम इस बल की बुनियादी प्रकृति को समझ चुके हैं तो इसके अलग अलग प्रकारों पर बात करते हैं। हाँ, क्योंकि घर्षण हमेशा एक ही ताकत से काम नहीं करता। सही बात है। अगर हम एक भारी अलमारी को धकेलने की कोशिश करें तो शुरुआत में तो वो बिल्कुल नहीं हिलती। और यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही शानदार नियम काम करता है जिसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। जो तब काम करता है जब वस्तु पूरी तरह से स्थिर होती है। हाँ, और ये कोई तयशुदा बल नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहे। इसे एक स्वसमायोजित बल कहा गया है। स्वसमायोजित बल, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अलमारी पर ताकत बढ़ाते हैं वैसे वैसे घर्षण भी अपनी ताकत बढ़ाता जाता है। एकदम सही। जब तक अलमारी अपनी जगह से नहीं हिलती तब तक हमारा लगाया गया बल और ये स्थैतिक घर्षण बिल्कुल बराबर होते हैं। ये एक तरह का रस्साकशी का खेल है जहां दोनों तरफ से बराबर जोर लग रहा है। बिल्कुल। अगर थोड़ा बल लगाया जाए तो घर्षण भी थोड़ा ही लगेगा, बल बढ़ाया जाए तो घर्षण भी बढ़ जाएगा ताकि वस्तु को हर हाल में स्थिर रखा जा सके। लेकिन जाहिर है ये स्थैतिक घर्षण अनंत तक तो नहीं बढ़ सकता। नहीं, उसकी भी एक हद होती है। तो जब वो हद पार हो जाती है तब क्या होता है? तब एक नई अवस्था का जन्म होता है जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण? ये असल में स्थैतिक घर्षण का ही अधिकतम मान है। यह वह सटीक बिंदु है जहां वस्तु बस चलने ही वाली होती है। अलमारी वाले उदाहरण में एक पल ऐसा आएगा जब लगाया गया बल इतना अधिक हो जाएगा कि अंतःबंधन टूटने की कगार पर होगा और अलमारी बस खिसकने ही वाली होगी।
वह चरम सीमा ही सीमांत घर्षण है। और एक बार जो वो अलमारी वास्तव में खिसकने लगती है, तब जो बल काम करता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। यानी जब वस्तु वास्तव में गति कर रही हो। गतिक घर्षण के दो बहुत ही व्यवहारिक उप प्रकार होते हैं जिनका सामना हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। पहला है सर्पी घर्षण। ये तब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सीधे खिसकती या फिसलती है। फर्श पे भारी बक्सा या वही अलमारी खिसकाने वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। हाँ, और दूसरा है लोटने घर्षण। ये तब देखने को मिलता है जब कोई वस्तु जैसे पहिया या गोला किसी सतह पर लुढ़कता है। पहिए का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारी सूटकेस को बिना पहियों के जमीन पर घसीटना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे उसमें पहिए लग जाते हैं उसे खींचना बहुत आसान हो जाता है। सूटकेस के पहियों वाला ये उदाहरण सीधे तौर पर घर्षण के बलों के क्रम को समझाता है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है हमारे नोट्स में, SSR रूल। SSR रूल यानी स्थैतिक, फिर सर्पी और अंत में लोटने घर्षण। हाँ, ये घर्षण बलों का घटता हुआ क्रम है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ताकत किसी रुकी हुई चीज को हिलाने में यानी स्थैतिक घर्षण से पार पाने में लगती है। जी हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सीमांत घर्षण हमेशा गतिक घर्षण से अधिक क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? जब एक बार वस्तु चलने लग जाती है तो सतहों के गड्ढों को आपस में फंसने का पूरा समय ही नहीं मिल पाता। अच्छा, गति के कारण? बिल्कुल, इंटरलॉकिंग के लिए समय कम मिलता है, इसलिए सर्पी घर्षण कम हो जाता है और सबसे कम घर्षण लोटनी घर्षण में होता है। पहिया जब लुढ़कता है तो सतहों के बीच संपर्क का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। वो खिसकने के बजाय एक बिंदु पर संपर्क बनाता है और आगे बढ़ जाता है, जिससे गति का विरोध न्यूनतम हो जाता है। यही कारण है कि पहिए के आविष्कार को मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यहाँ कहानी और भी रोचक हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब हम घर्षण की बात करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग केवल ठोस वस्तुओं जैसे बक्से, पहिए या सड़क तक ही सीमित रह जाता है। हाँ, लोगों को लगता है जैसे ये केवल जमीन पर चलने वाली चीजों की ही समस्या है। लेकिन घर्षण केवल ठोस चीजों तक सीमित नहीं है। तरल पदार्थ और गैसें भी गति का उसी तरह विरोध करती हैं। विज्ञान की भाषा में इस विशेष प्रकार के घर्षण को कर्षण या ड्रैग कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु पानी या हवा के बीच से गुजरती है तो ये तरल पदार्थ भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रैग की इस अवधारणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना देखने को मिलती है। जल का कर्षण हमेशा वायु के कर्षण से बहुत अधिक होता है, क्योंकि पानी हवा की तुलना में बहुत अधिक सघन होता है। उसके कण बहुत पास होते हैं, इसलिए उसमें से गुजरना ज्यादा मुश्किल होता है। हवा में हाथ हिलाना आसान है, लेकिन पानी के भीतर उसी तेजी से हाथ हिलाने में बहुत ताकत लगती है। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना प्रकृति और इंसान दोनों को करना पड़ता है, और दोनों ने इसका एक ही समाधान निकाला है। प्रकृति ने लाखों सालों के क्रमिक विकास से और इंसान ने इंजीनियरिंग के जरिए। क्या हम उस समाधान पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल। इस समाधान का नाम है सुव्यवस्थित आकार, स्ट्रीमलाइंड शेप। अगर ध्यान दिया जाए तो पानी में तेजी से तैरने वाली मछली और हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज दोनों की बनावट में एक अजीब सी समानता होती है। दोनों का आकार आगे से नुकीला, बीच में चौड़ा और पीछे से फिर से पतला होता है। ये विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ सुव्यवस्थित आकार तरल या गैस के कणों को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। यह आकार तरल घर्षण को कम कर देता है, जिससे ऊर्जा की बहुत भारी बचत होती है। अगर हवाई जहाज का आकार आगे से बिल्कुल चपटा हो तो हवा का कर्षण इतना ज्यादा होगा कि उसे उड़ाने के लिए बेतहाशा ईंधन की जरूरत पड़ेगी। प्रकृति और इंजीनियरिंग का ये तालमेल वाकई अद्भुत है। कैसे एक मछली का शरीर और एक आधुनिक विमान का डिजाइन एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करते हैं। अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा गणितीय चश्मे से भी देखें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। घर्षण के नियम और उसका सूत्र समझना बहुत आसान है। गणित के नजरिए से देखें तो ये सीधा सा हिसाब है, वस्तु जितनी भारी होगी सतह पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा और परिणाम स्वरूप घर्षण उतना ही बढ़ जाएगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि घर्षण बल हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया असल में वो बल है जो सतह वस्तु पर ऊपर की ओर लगाती है, और समतल सतह पर ये वस्तु के वजन के बराबर ही होता है। तो समीकरण बनता है कि घर्षण बल बराबर है म्यू और अभिलंब प्रतिक्रिया के गुणनफल के। यहाँ जो म्यू है उसे घर्षण गुणांक कहा जाता है। म्यू यानी घर्षण गुणांक।
इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और ये वो सवाल है जो विज्ञान की परीक्षाओं में बार बार एक जाल के रूप में पूछा जाता है ताकि छात्रों को उलझाया जा सके। हाँ, सवाल ये है कि ये घर्षण गुणांक आखिर किन चीजों पर निर्भर करता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। लोग अक्सर अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर सोचते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु जमीन पर रखी है जिसका एक बड़ा हिस्सा जमीन को छू रहा है तो उसका संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और इसलिए घर्षण गुणांक भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है कि ज्यादा बड़ा हिस्सा छू रहा है तो रगड़ भी ज्यादा होगी। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये बिल्कुल गलत है। यही वो बिंदु है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो असल में ये किस पर निर्भर करता है? यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि घर्षण गुणांक का मान केवल और केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी सतह कितनी खुरदुरी है या कितनी चिकनी है, बस इसी बात से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, यह संपर्क क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एक ही लकड़ी के ब्लॉक को हम उसके चौड़े हिस्से के बल रखें या फिर उसे खड़ा करके उसके पतले हिस्से के बल रखें, दोनों ही स्थितियों में घर्षण गुणांक बिल्कुल समान रहेगा, क्योंकि लकड़ी और जमीन की सतह की प्रकृति नहीं बदली है। यह जानकारी विज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है जो हमारी आम समझ को चुनौती देता है। ये सच में एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये पूरी गणना को बदल कर रख देता है। अब घर्षण के एक और विरोधाभासी पहलू पर बात करते हैं। विज्ञान जगत में एक बहुत ही मशहूर कथन है कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। बुराई शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले ये समझते हैं कि ये आवश्यक क्यों है। सच तो ये है कि इसके बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम असल में अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेल रहे होते हैं, और घर्षण बल हमें आगे की ओर धकेलता है। बिना फिसले चलना केवल जूतों और जमीन के बीच मौजूद इसी घर्षण के कारण संभव है। अगर किसी दिन अचानक दुनिया से घर्षण खत्म हो जाए तो कोई भी व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल पाएगा, बस अपनी जगह पर फिसलता रहेगा। और तेज रफ्तार से भागते वाहनों का क्या होगा? ब्रेक लगाना तो नामुमकिन हो जाएगा। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक पैड पहियों से रगड़ खाते हैं और घर्षण के कारण ही गाड़ी रुक पाती है। यहाँ तक कि पेन या पेंसिल से कागज पर लिखना या चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखना, ये सब घर्षण के ही चमत्कार हैं। किसी भी वस्तु जैसे पानी के ग्लास को हाथ से पकड़ना भी इसी वजह से मुमकिन है। और सबसे आम उदाहरण जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, माचिस की तीली से आग जलाना। जब तीली को डिब्बे की खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण से जो ऊष्मा पैदा होती है उसी से तीली जल उठती है। उन अनगिनत फायदों को देखते हुए इसे आवश्यक कहना बिल्कुल सही है। लेकिन इसे बुराई क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इसके उन हानिकारक पहलुओं में छिपा है जो लगातार हमारा नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष नुकसान है घिसावट। हाँ, मशीनें घिस जाती हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों के महंगे पुर्जे, वाहनों के टायर और हमारे जूतों के सोल समय के साथ घिस जाते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसमें बहुत पैसा और संसाधन खर्च होते हैं। और ऊर्जा की बर्बादी भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ऊर्जा की एक बहुत बड़ी हानि होती है। जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उनके पुर्जों के बीच घर्षण से लड़ने में बहुत सारी कीमती ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बर्बाद हो जाती है। इस ऊर्जा हानि का सीधा असर मशीनों के दक्षता पर पड़ता है। उन्हें चलाने के लिए हमें जरूरत से अधिक बल और ईंधन लगाना पड़ता है। साथ ही जब मशीनों के पुर्जे आपस में रगड़ खाते हैं तो अवांछित शोर पैदा होता है, जिसे हम शोर प्रदूषण कहते हैं। और सबसे खतरनाक बात है अत्यधिक गर्मी का पैदा होना। घर्षण से पुर्जे इतने ज्यादा गर्म हो सकते हैं कि वो पिघल जाएं या उनमें अचानक आग लग जाए, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। यानी घर्षण एक ऐसा दोस्त है जो हमारे हर काम में मदद तो करता है, लेकिन अपनी इस मदद की भारी कीमत भी वसूलता है। एकदम सही विश्लेषण है ये। अब जब इंसान ने घर्षण के इन दोनों रूपों को अच्छी तरह समझ लिया तो उसने हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय इसे अपनी मर्जी से नियंत्रित करने के तरीके भी खोज निकाले। हम अपनी जरूरत के हिसाब से घर्षण को कम या ज्यादा कर सकते हैं। घर्षण को कम करने के उपाय बहुत ही रोचक हैं। सबसे आम और पुराना तरीका है स्नेहक का प्रयोग करना। तेल, ग्रीस या विशेष पाउडर डालकर संपर्क में आने वाली सतहों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। स्नेहक असल में उन सूक्ष्म गड्ढों और उठावों के बीच जाकर भर जाता है, जिससे इंटरलॉकिंग कमजोर पड़ जाती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने का उदाहरण तो हम सबने देखा है।
पाउडर डालते ही स्ट्राइकर कैसे मक्खन की तरह फिसलने लगता है। इसके अलावा सतह को पॉलिश करके उसे चिकना बनाना भी एक कारगर उपाय है। और होवरक्राफ्ट का उदाहरण तो कमाल का है। होवरक्राफ्ट हवा की एक परत का उपयोग करता है। वह सतह और अपने निचले हिस्से के बीच हवा की एक मोटी गद्दी बना देता है, जिससे दोनों सतहें आपस में टकराती ही नहीं। हवा की वजह से घर्षण लगभग न के बराबर हो जाता है और भारी वाहन भी आसानी से फिसलने लगता है। घर्षण कम करने के इन तरीकों में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी आविष्कार शामिल है, बॉल बियरिंग। लोटने घर्षण जो हमने एसएसआर रूल में समझा था, जो सबसे कम होता है। जी हाँ, जब मशीनों के तेज घूमने वाले पुर्जों के बीच लोहे या स्टील की छोटी छोटी गोलियां डाल दी जाती हैं, तो पुर्जे एक दूसरे पर खिसकने या रगड़ खाने के बजाय उन गोलियों पर लुढ़कने लगते हैं। खिसकने के बजाय लुढ़कना गति को बहुत आसान बना देता है। इससे मशीनों की उम्र भी कई गुना बढ़ती है और ऊर्जा की भी भारी बचत होती है। आज की दुनिया में साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक हर मशीन में बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। घर्षण को कम करना तो मशीनों के लिए जरूरी है, लेकिन कई जगहों पर सुरक्षा और बेहतर पकड़ के लिए हमें घर्षण को जानबूझकर बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे सतह को खुरदरा बनाना, ताकि अंतःबंधन अधिक पैदा हो और फिसलने का डर खत्म हो जाए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे वाहनों के टायर हैं। टायरों में गहरे खांचे इसी वजह से बनाए जाते हैं। अगर टायर बिल्कुल चिकने हों, तो बारिश के मौसम में पानी टायर और सड़क के बीच एक स्नेहक का काम करेगा और गाड़ी बुरी तरह फिसल जाएगी। टायरों को खुरदरा और खांचेदार रखने से पानी बाहर निकल जाता है और सड़क पर मजबूत पकड़ बनी रहती है। इसी तरह एथलीट्स और खिलाड़ियों के जूतों के नीचे स्पाइक्स लगाए जाते हैं, ताकि तेज दौड़ते समय या अचानक मुड़ते समय वे फिसलकर गिर न जाएं। स्पाइक्स मैदान की मिट्टी में धंसकर एक मजबूत इंटरलॉकिंग बनाते हैं। और मेरी राय में सबसे दिलचस्प उदाहरण वो है जहां हम खेल के मैदान में घर्षण के विज्ञान को अपनी आंखों के सामने काम करते देखते हैं। जिम्नास्ट या वेटलिफ्टर और खासकर कबड्डी खिलाड़ी खेलने से पहले अपने हाथों पर बार बार मिट्टी या चॉक पाउडर क्यों रगड़ते हैं? ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान है। कबड्डी खिलाड़ियों वाला ये उदाहरण वास्तव में बहुत सटीक और व्यवहारिक है। जब खेल रोमांचक मोड़ पर होता है और खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके हाथों में बहुत पसीना आता है। अब विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पसीना एक तरह से स्नेहक का काम करने लगता है। ये हथेलियों की सतह को चिकना बना देता है और घर्षण को काफी हद तक कम कर देता है। अगर घर्षण कम हो गया तो खिलाड़ी की पकड़ कमजोर हो जाएगी और विरोधी खिलाड़ी आसानी से हाथ से फिसल कर निकल जाएगा, जिससे पूरी बाजी पलट सकती है। बिल्कुल, इसीलिए खिलाड़ी तुरंत अपने हाथों पर मिट्टी या चॉक पाउडर मलते हैं। ये पाउडर उस अतिरिक्त पसीने को पूरी तरह सोख लेता है और हथेलियों की सतह को फिर से खुरदुरा बना देता है। इससे सूक्ष्म स्तर पर अंतःबंधन फिर से मजबूत हो जाता है, घर्षण बढ़ जाता है और खिलाड़ी पसीने के बावजूद अपनी पकड़ को लोहे की तरह मजबूत रख पाता है। ये इस बात का बेहतरीन प्रमाण है कि विज्ञान केवल किताबों या प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है, बल्कि खेल के मैदानों में भी हर पल हार और जीत तय कर रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विषय के सार को निचोड़ें तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए या इस विषय को हमेशा याद रखने के लिए एक एग्जाम चीट शीट की तरह काम करते हैं। यहाँ शीर्ष 3 तथ्यों को दोहराना बहुत जरूरी है, जिन्हें किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। पहला और सबसे हैरान करने वाला तथ्य, घर्षण गुणांक केवल और केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, बॉल बेयरिंग का मुख्य काम सर्पी घर्षण को लोटने घर्षण में बदलना है, जिससे मशीनों का काम बेहद आसान और सुरक्षित हो जाता है। और तीसरा, घर्षण केवल ठोस वस्तुओं में नहीं होता, तरल पदार्थों में भी होता है, जिसे कर्षण कहते हैं, और जल का कर्षण हमेशा वायु के कर्षण से अधिक होता है। इन 3 तथ्यों के इर्द गिर्द ही घर्षण का पूरा व्यवहारिक विज्ञान घूमता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार की ओर ध्यान खींचना आवश्यक है। हमने आज देखा कि घर्षण के कारण हमेशा ऊर्जा का भारी नुकसान ऊष्मा के रूप में होता ही है। ये ऊर्जा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा दार्शनिक और वैज्ञानिक अर्थ ये निकलता है कि इंसान द्वारा बनाई गई कोई भी मशीन कभी भी 100% कार्यकुशल नहीं हो सकती। हम जितनी भी ऊर्जा किसी मशीन को देते हैं, उसका कुछ हिस्सा घर्षण हमेशा
एक अदृश्य टैक्स के रूप में वसूल कर लेता है। हम तकनीकी रूप से ब्रह्मांड के इन कठोर नियमों के खिलाफ एक न खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां ब्रह्मांड हमेशा अपना हिस्सा मांगता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में इंसान कभी कोई ऐसा आदर्श पदार्थ खोज पाएगा जिसमें घर्षण पूरी तरह से शून्य हो, या फिर ऐसा करना भौतिकी के मौलिक नियमों के ही खिलाफ होगा और ब्रह्मांड हमें कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर भौतिक विज्ञानी आज भी लगातार शोध कर रहे हैं। क्या हम कभी शून्य घर्षण वाली दुनिया देख पाएंगे? इस रोमांचक सवाल के साथ हम विचार का ये सिलसिला यहीं छोड़ते हैं। श्रोताओं, खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा।